हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कल की वीडियो में हमने जो भी टॉपिक आपसे डिस्कशन किया था उसमें आपने काफ़ी बार इसके बारे में कमेंट किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो लाया जाए, और मैंने आपको बताया था कि आप जो भी टॉपिक बोलेंगे हम उस टॉपिक पे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंधित जो पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज का अगर हम अर्थ की बात करें, जिसका अगर हम अभिप्राय निकालें तो होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो यहाँ पे अगर हम स्थानीय स्वशासन को पकड़े तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन जो है वो किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है, जैसे हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में उल्लेख किया गया, राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची जो कहते हैं, और एक समवर्ती सूची। तो स्थानीय स्वशासन का जो विषय है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, यानी इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पंचायती राज को संविधान में शामिल कब किया गया, तो पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 24 अप्रैल, डेट याद रहेगा, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया। और इसी वजह से 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, ये पंचायती राज अगर हम बात करें संविधान में शामिल हो चुका है, तो इसका भाग है क्या है, संविधान में भाग 9 के अंतर्गत ये आता है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुसूची कौन सी है, तो इसमें 11वीं अनुसूची में बात किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, तो टोटल 29 विषय दिए गए हैं। अगर हम पहले ही पॉइंट्स की अगर बात करें, तो यहाँ से स्टार्टिंग से 3-4 पॉइंट्स, तो यहीं से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहेगा, जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि लागू हुआ 93 में। और पंचायत राज का चुनाव कराने की जो प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, वो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के द्वारा होता है। गुप्त मतदान के द्वारा। संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है, भाग 9 में, अनुसूची 11वीं। और पंचायतों को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। तो ये ऊपर से आपका कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश दिया जाता है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश दिया जाता है वो अनुच्छेद 40 में। जब 40 अनुच्छेद आ जाता है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति नियंत्रण सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आता है। यानी राज्य के नीति नियंत्रण सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज आपका आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, पंचायतों को मुख्य कार्य की जिम्मेदारी होती है, यानी पंचायतों को मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। कौन से कार्य की, तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को शुरू कब किया गया था, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया गया था उस वक्त के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले के एक, ध्यान रखिएगा, बगधरी गांव में। ठीक है, कहाँ पे, बगधरी गांव में। हो सकता है कि आप गांव भी पूछ ले, क्योंकि रट्टा मारा गया है अब तो भाई। ये राजस्थान का नागौर जिला सभी को पता है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बगधरी गांव, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। धीरे धीरे बाकी राज्यों में लागू किया जाने लगा। अब इसके बाद आता है कि पंचायतों से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से समितियां बनी थी। और इन समितियों को याद रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये समितियां हमेशा क्रम से सजाने के लिए आपको मिलता है। एग्जाम्स में जब भी आप देखोगे तो क्रम से सजाने के लिए ही मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो कि सबसे पहले गठित हुई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार जो सेवा है 1953, उसकी जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया था। और इस समिति मतलब एक्चुअली जो है वो 1957 में पंचायती राज से संबंधित जो कि सुझाव दिया था,
1957 में, ये ध्यान रहेगा। इस समिति का गठन भी 1957 में हुआ था, जनवरी 1957 में, लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज्य को त्रिस्तरीय जो कि रहने का स्वरूप बताया था, त्रिस्तरीय। जबकि अशोक मेहता समिति उसके कुछ समय के पश्चात यानी 20 वर्षों के पश्चात 1970 में गठित हुई और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय रहने का जो कि सिफारिश की थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो आपको हमेशा पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे, पंचायती राज से है, साथ ही साथ इनका कितने स्तरीय पंचायती राज का सुझाव इन्होंने दिया था, तो 3 स्तरीय, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद और इस समिति ने अपना रिपोर्ट, अशोक मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट 1978 में पेश किया था, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन की GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति 1985 में गठित हुआ था, ये ध्यान रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति 1986 में गठन हुआ था। इन सभी को आपको क्रम से याद रखना है इसी तरह से। और एक आता है थुंगन समिति 1988 में, थुंगन समिति 1988 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अच्छा, एक समिति और आता है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, गॉडगिल समिति भी एक बनाई गई थी कांग्रेस के पार्टी के द्वारा 1988 में ही। और उन्होंने मतलब इसलिए बनाया था कि कांग्रेस पार्टी ने गॉडगिल समिति को इसलिए बनाया था ताकि वो उस समिति से ये प्रश्न पूछना चाहते थे कि जो पंचायती राज है उसको किस तरह से प्रभावशाली बनाया जा सके, मतलब उस पर काम करने के लिए उन्होंने बनाया था गॉडगिल समिति। तो ध्यान रखिएगा 1988 में उसको गठन किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को छोड़ें तो ज़्यादातर जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की चांसेस होती है संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए पंचायती राज से संबंधित उन पे। तो अगर आप इसको देखोगे तो 243 से लेकर के 243 के ओ तक, यानी कि एक तो आपका 243 हो जाता है और उसके बाद 15 और है ए से लेकर के ओ तक, ठीक है। ए से लेकर के ओ तक 15 अनुच्छेद और भी हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। वैसे तो मैं आपको लिस्ट अगर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, यानी टोटल 0 से लेकर के यानी ए से लेकर के 15 तक कौन कौन से हैं, आप इनको देख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि एक एक्सपेक्टेड और एक प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा क्या गया, तो सबसे ज़्यादा पूछा आपका गया कुछ यहीं पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। जैसे चलो एक एक करके देखते हैं, पहले आप इसको देख लीजिएगा और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 243। सबसे पहले 243 में परिभाषा दिया गया, जो पंचायती राज से परिभाषा 243 में दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें 243 के ए में ग्राम सभा के बारे में उल्लेख है, ग्राम सभा 243 के ए। उसके बाद हम बी छोड़ते हैं, बी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 243 के सी में पंचायतों का गठन। देखिए थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, अगर आपको याद रखने में थोड़ा सा अगर ये सुविधा दे तो बहुत अच्छी बात है। सी यहाँ पे अगर देख रहे हो तो सी यानी तीसरे नंबर पे आता है सी। तो गठन में भी आप अक्षर देखिए 3 ही अक्षर है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपका सुविधा हो जाएगा याद रखने में। उसके बाद 243 के डी में क्या होता है कि सीटों का आरक्षण, पंचायतों में जो सीटों का आरक्षण दिया गया उसके बारे में। तो डी यहाँ पे देखिए डी 4 नंबर पे आता है, तो आरक्षण में भी तो 4 नंबर है, 4 लेटर है आरक्षण, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद है कि 243 के ई में पंचायतों का कार्यकाल, तो यहाँ पे कार्यकाल पंचायतों कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी ई तो 5 नंबर पे आता ही है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि ई आए तो समझेंगे कि कार्यकाल की बात की जा रही है, क्योंकि ई 5 नंबर पे आता है तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी मतलब जीनियस लोगों के पास ही काफ़ी शक्तियाँ होती है। सुपर हीरो जो आप देखते हैं, सुपर हीरो क्या होते हैं, जीनियस लोग होते हैं ना। पंचायतों की शक्तियाँ और दायित्व जो है वो जी यानी कि 243 के जी के अंतर्गत है। आई अगर हम बात करें तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए गठित जो वित्त आयोग का गठन होता है वो 243 के आई के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन, राज्य में वित्त आयोग का गठन जो होता है वो 243 के आई के अंतर्गत होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखिए। और 243 के क जो कि बार बार पूछा जाता है, पंचायतों का चुनाव 243 के के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना है किसी भी तरह से। और अगर आप इतना याद रख लेते तो बाकी को भी अगर याद रखना है तो फिलहाल आप पढ़ सकते हैं जो मैंने लगाया था, या फिर अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत बुक है तो वहाँ से पंचायती राज से संबंधित सारी पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बिहार SSC CGL यानी जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए और ऑप्शन जो 4 होते हैं उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको
मेंस की बात करना है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तब वहाँ पे आप जाकर के डीपली पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न हमारा बनता है महिलाओं के लिए आरक्षण। यानी अगर हम बात करें कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी प्रतिशत है, तो 1/3 कह सकते हैं या फिर 33% कहेंगे, 1/3 या फिर 33%, राइट। उसके बाद है कि ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या होता है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत होता है मेला और बाजार कर, मेला और बाजार कर, ये ध्यान रखिएगा, मेला और बाजार कर। इसके बाद है कि विघटन के बाद पुनः निर्वाचन का आवश्यक होता है। यानी अगर जो कार्यकाल आपने देखा था कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले अगर विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के बाद पुनः निर्वाचन का जो आवश्यक होना चाहिए वो 6 महीने से पहले आवश्यक होना चाहिए कि जो निर्वाचन करना है, तो 6 महीने से पहले ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि चुनाव लड़ने के लिए, अगर आप पंचायती राज का मतलब पंचायतों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, 21 वर्ष। उसके बाद अगर हम बात करें कि पंचायती राज आधारित किस पर है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगर हम बात करें कि पंचायतों को जो कि निधि हेतु किस पर निर्भर रहते हैं, तो सरकारी अनुदान पर ये निर्भर रहते हैं। और लास्ट यहाँ पे कि निर्वाचन जो होता है कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन का निर्वाचन जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पंचायती राज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने चाहिए थे वो सारे की सारी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि आप बाद में रिविजन्स कर सको, बाद में मत कहना कि हम हटे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको कराऊंगा। जो आपने कल कमेंट किया था उसमें से मैंने एक और टॉपिक लिया है जो कि बहुत जल्द उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। अब इस वीडियो में आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आगे आप क्या देखने वाले हैं, क्या देखना है और क्या आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।